देखिए आप लोग शुरू से पढ़े हैं, मैंने सेकेंड चैप्टर। ये है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, आपका सेकंड चैप्टर है, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। अब वैद्युत फ्लक्स क्या है इसके बारे में देख लीजिए। वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स मान लीजिए कि कोई आवेश है और आवेश के चारों तरफ कोई माने वैद्युत बल रेखाएं गुजरी होती है। ये आवेश के अगर प्लस है तो ये वैद्युत बल रेखाएं गुजरी होती है। अब समझिए कि इसमें अनेकों वैद्युत बल रेखाएं गुजरी होती है। इसके आसपास कौन सा एरिया हो गया? वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ से क्या उत्पन्न हो गया? तो किसी भी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यदि वो प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होगी, माइनस है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होगी, है कि नहीं? क्योंकि आप पढ़े हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र के मतलब होता है कि किसी आवेश के चारों खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जहां तक वैद्युत बल लग सके, माने जहां तक वैद्युत बल प्रभाव डाल सके, वैद्युत क्षेत्र है। या आप बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर कोई अन्य आवेश लाया जाए, किसी आवेश के चारों ओर कोई अन्य आवेश लाया जाए तो वह अपने ऊपर अगर पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित करता है और नेगेटिव है तो आकर्षित करता है। यदि हम कोई आवेश लिए हैं तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाए, कोई दूसरा आवेश लाए, तो वह अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यदि कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाया जाए, जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए, यानी प्लस लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस लाएंगे तो आकर्षित करेगा। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाया जाता है तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कौन अनुभव करेगा? ये करेगा। तो जहां तक अनुभव करेगा उस एरिया को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई समस्या है? अब गॉस ने, देखिए ये गॉस ने बताया था कि अगर चारों तरफ यदि वैद्युत क्षेत्र पैदा है तो वैद्युत क्षेत्र में उन्होंने एक काल्पनिक पृष्ठ माना, और वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस ने ये नहीं बताया, गॉस ये चीज बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश, इस पृष्ठ पर जितना कुल आवेश होगा उस आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। हाँ, गुना होता है। जैसे ये गॉस ने बताया था, क्या बोला कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश, माने उस परिबद्ध माने उससे जुड़े हुए कुल आवेश, माने उस पृष्ठ पर कितने आवेश हैं, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। यानी ध्यान दीजिए इस पर, आप कह सकते हैं कि ये पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश कि 1/ε0 या ε0 के गुना माने गुणा होता है। ये चीज बोला था गॉस। जबकि जनरली हम वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में
काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ रहे हैं? किसी काल्पनिक पृष्ठ में, माने किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई समस्या है? यानी आपका वैद्युत फ्लक्स है। तो देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे सूत्र द्वारा। हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में पहले। चलिए, यदि ये वैद्युत फ्लक्स की बात आती है, इसको हम बोल लेते हैं पहले। तो हम बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ पा रहे हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई इक्वल टू, मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, देखिए जैसे पृष्ठ है, उसका एरिया ए है और उसे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो है ये नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। तो मान लीजिए कि जितनी वैद्युत रेखाएं, मान लीजिए कि एक एरिया से एक वैद्युत रेखाएं गुजर रही है, तो पूरे संपूर्ण एरिया से कितना गुजरेगी, यानी वेक्टर ई इंटू हम डीए कर सकते हैं। वेक्टर देखिए वैद्युत क्षेत्र में सदिश राशि है और क्षेत्रफल वेक्टर देखिए ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर का है। क्षेत्रफल वेक्टर डी है, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, देखिए क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि, इसका नाम ही सदिश राशि है। अभी मैंने क्या पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि, यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि है। ये क्षेत्रफल वेक्टर सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर का होता है। क्षेत्रफल वेक्टर सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर का होता है। जैसा अगर पृष्ठ ऐसा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 ए और 90 ए, यानी सीधे डीए पृष्ठ के लंबवत बाहर दर्शाता है। अगर पृष्ठ ऐसा है तो डीए ऐसा होगा, पृष्ठ ऐसा है तो डीए ऐसा होगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर का होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये पृष्ठ है तो इसे डीए ऐसे एकदम ऐसे डीए पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की तरफ होगा। कोई समस्या है? तो यहां पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ई थीटा कोण पर गुजरा हुआ है और एक लघु अवयवखंड डीए लिया, लघु अवयवखंड डीए से अगर वेक्टर ई थीटा कोण पर गुजरा है तो हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पूरे एरिया की बात करते हैं, ई इंटू डीए हो जाएगा, यानी ई इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। और वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो आप पढ़े हैं 11th में पढ़े होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको बोलते हैं, ये भी सदिश है ये भी सदिश है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का, इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं, इसको सदिश गुणनफल बोलते हैं, इसको सदिश गुणनफल बोलते हैं। और ये क्या है, इसको डॉट को अदिश गुणनफल बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, यानी ए बी cos थीटा, और उनके बीच मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे थीटा को, तो इसके बीच जो देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण, उनके बीच के कोण के कोजिया के, काश मैंने कोजिया आसाइन में लिखा होती है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल, उनके परिमाणों का गुणनफल हो गया, परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है, ये होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं
यानी वेक्टर ई इंटू ए कॉस थीटा। यदि ये जैसे देख रहे हैं, यदि ये देखिए अगर ये पृष्ठ ऐसा है, ऐसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, सपोर्ट है कि पृष्ठ ऐसा है और एकदम इसके परपेंडिकुलर ई ऐसे ही गुजर रहा है और हमेशा डीए इसी दिशा में होता है ना, डीए हमेशा पृष्ठ के लंबवत भाग के। मान लीजिए व्हाइट बोर्ड ही है, व्हाइट बोर्ड से अगर वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में एकदम लंबवत है और डीए भी इसी दिशा में, कहने के तात्पर्य कि व्हाइट बोर्ड ऐसे है तो डीए इसी दिशा में गुजर रहा है, माने पृष्ठ लंबवत, माने वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में गुजर रहा है और हमेशा डीए पृष्ठ के लंबवत बाहर की होता है। डीए जो पृष्ठ के लंबवत बाहर के, डीए गुजरता नहीं है, डीए पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की होता है। और मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे भी गुजर सकता है, तिरछा भी गुजर सकता है, ऐसे भी गुजर सकता है, कैसे भी कोण बना सकता है। अगर इस तरह से पृष्ठ के लंबवत गुजरता है, वेक्टर ई लंबवत गुजरता है तो इसके बीच में कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यदि देखिए ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ये आपका मिल गया, यदि वेक्टर ई पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा बराबर क्या होगा 0, तब वैद्युत फ्लक्स माने अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि का 0 का मान अधिकतम मान 1 होता है, का 0 का अधिकतम मान 1 होता है, यानी फाई ई बराबर ई इंटू ए आगुणे का 0, और का 0 के मान, चूंकि का 0 के मान 1 होता है तो ई इंटू ए 1, यानी फाई इक्वल टू क्या मिला, ई इंटू ए, ये भी सूत्र होगा। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो देखिए मात्रक निकालने का आप लोग पढ़े हैं ई बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र के पढ़े है ना, माने किसी वैद्युत क्षेत्र में इसको ओ लिखते हैं और एक प्लस लिखते हैं, कैसे बोलेंगे, नीचे से एक ही आवेश है ना, एक आवेश है, एकांक धन आयो ऑब्जर्वर चार्ज, ऑब्जर्वर चार्ज में परीक्षण आवेश, ऑब्जर्वर चार्ज में परीक्षण आवेश, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है ना, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं। तो ये क्या बोल सकते हैं कि एकांक, एक ही आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, आवेश के ऊपर बल है ना, तो आसानी से बोलेंगे, देखो बोलने का तरीका है एकदम, कोई भी चीज रटो नहीं, दिमाग लगाओ, यानी ये एक ही आवेश है, एकांक धन परीक्षण, समझ रहे हैं ना, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, कोई दिक्कत है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत तीव्रता का मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत है। अब आइए देखिए, हम ये भी बोल सकते हैं कि वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, कोई दिक्कत है। तो यहां से हमारे ई का मात्रक हो जाए, देखिए बल के मात्रक न्यूटन और आवेश के मात्रक कूलम, बल के मात्रक न्यूटन, आवेश के मात्रक कूलम, इसलिए वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। कोई समस्या है, तो हम यहाँ आप मैंने लिख सकते हैं इसका मात्रक, देखिए इसका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम और फिर एरिया है, मैंने क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यानी हम लिख सकते हैं इसका मात्रक, देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कोई दिक्कत है। अच्छा आगे चल के ये भी पढ़ेंगे, इसका और भी डिफिनेशन बन सकता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स को और भी लिख सकते हैं, जैसे ई बराबर पढ़े हैं डेल वी अपन में डेल एक्स, आगे पढ़ेंगे, ये विभव प्रवणता के बराबर होता है, विभव प्रवणता जो तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे विभव प्रवणता होता है
यानी माइनस डेल V अपन में डेल x, इस तरह से। लेकिन हम यहां से विभव प्रता रिश्ता पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे E बराबर यानी डेल V अपन में डेल x बाजू से तीव्रता। अब यहां से मात्रक हो जाएगा, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि विभव में परिवर्तन, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव में परिवर्तन होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र से तो देखिए अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगता है ना, प्लस से माइनस की ओर। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो वोल्टेज घटेगा, अरे सॉरी, हाँ वोल्टेज मेरे विभव घटेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, विभव घटेगा। और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेंगे, इधर चलेंगे तो विभव बढ़ता है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, इस दिशा में चलते हैं तो विभव क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत है? तो देखिए दूरी बढ़ने के साथ साथ मान लीजिए आवेश यहाँ प्लस का आवेश है, इस आवेश से हम दूर चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आए ऐसे चलते जा रहे हैं, तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं ना। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव, वैद्युत क्षेत्र मैंने विभव घटता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव क्या होता है, घटता है। यानी हम वहां पर बात नहीं करते, यहाँ पर बात करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का अनुपात को विभव पूर्णता कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल V अपन में डेल x, यानी डेल V अपन में डेल x को हम लिख सकते हैं कि विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का अनुपात को विभव पूर्णता कहते हैं। और ये माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। माइनस चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। इस कंडीशन में अब आइए यहाँ पर हम यहाँ मात्रक लिख सकते हैं, विभव का मात्रक वोल्ट हो गया और दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा ना। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हम यहाँ लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। कोई समस्या है? तो यहाँ पर देखने की बात आती है कि अगर हम मात्रक यहाँ बदलना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और फिर ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी गुणे मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर यहां से, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर के स्क्वायर, ये गुणा है तो ऊपर से वर्ग एक कट जाएगा तो क्या बचा हमारा, यानी वोल्ट मीटर, है कि नहीं। तो कभी कभी विकल्प में जैसे पेपर में आता है, विकल्प में देता है, दे देगा दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, इनमें से दोनों भी दे देगा। तो इस तरह से चार विकल्प बनते हैं, ये भी मात्रक दे देगा, ये भी मात्रक दे देगा, तो कहा देगा ए और बी दे देगा और कहेगा कि इनमें से दोनों, फिर लास्ट में कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहिए या वोल्ट मीटर कहिए। कोई समस्या है? अब आइए बीमा निकालने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे बीमा इसको निकालेंगे। अगर कभी कभी वैद्युत फ्लक्स का बीमा और मात्रक दोनों पूछता है। यहां पर अगर मान लीजिए आप सपोर्ट है, जैसे आप यहां वैद्युत क्षेत्र की बीमा नहीं जानते हैं, एरिया की बीमा, तो कहने के मतलब कि आपको प्रोसेस नीचे से लेना पड़ेगा। जैसे प्रोसेस आप नीचे से ले रहे हैं कहने का, तो आप आइए सबसे पहले आप निकाल लीजिए वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। अब यहाँ पर वेग का डेफिनेशन देना चाहते हैं तो बटे को के, समय को दर, बराबर को बोलते हैं। अब डेफिनेशन में आप आसानी से डेफिनेशन, विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी। तो विस्थापन के दर को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। कोई समस्या है? अब आइए इसकी यदि बीमा देखिए, मात्रक निकालना चाहते हैं तो विस्थापन के मात्रक मीटर और समय के मात्रक सेकेंड, लेकिन बीमा निकालना चाहते हैं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, दूरी, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की दूरी होती है ना, विस्थापन होता है, उसको नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। लेंथ मींस लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो जब लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका माने बीमा होता है एल, लेंथ, लेंसेस, और ये समय का टी हो गया। कोई दिक्कत है? तो दूरी देखिए, दूरी, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई या लंब, जो भी चीजें है, विस्थापन, जो भी आपको मात्रक मीटर आता है, तो मीटर, अगर मात्रक मीटर आ गया तो मीटर से मापते हैं,
तो समझिए कि उसका विमीय सूत्र एल होगा, क्योंकि लेंथ होता है, लेंथ के पहला अक्षर एल होता है कि नहीं, तो इसलिए विमीय सूत्र है। और समय टाइम, टाइम माने समय होता है, इसलिए बीमा टी हो गया। अब इसके पावर एक छिपा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस चल जाएगा, एल टी पर -1। कोई समस्या है? अब आपका वेग का बीमा हो गया है। अब क्या चाहिए आपको? त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन और बटा में समय। देखो बट्टे को क्या बोलते हैं? के। समय को दर, और बराबर को क्या बोलते हैं? को। वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन हमारे मतलब है मात्रक से। मात्रक से मतलब की मतलब है, देखिए जैसे इसका मात्रक, देखिए वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। जैसे वेग का मात्रक मिला, अरे वेग चेंजिंग वेलोसिटी, यानी वेग घटे या बढ़े है तो वेग, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति, फिर बटे में क्या होगा? सेकेंड। तो ये सेकेंड आके इसी में गुणा हो जाएगा, तो मीटर और बटा में सेकेंड के पावर 2, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या? यदि बीमा निकालना चाहते तो देखो यहीं से निकाल सकते हो क्या? तो मीटर का एल और सेकेंड का टी के पावर क्या है? 2। तो ये बन जाएगा, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो एल टी पर -2। कोई समस्या है? या हम यहां से निकालेंगे वेग परिवर्तन, तो वेग का बीमा क्या है? एल टी पर -1। और समय की बीमा क्या है? यहाँ पर देखो वेग की बीमा एल टी पर -1, अपना में समय की बीमा टी। अब यहाँ पर 1 छिपा है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा ना, यानी एल टी पर -2 हो जाएगा। कोई समस्या रहा? यानी एल टी पर -1 है, टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो टी पर -1 हो जाएगा, एल टी पर -2 हो जाएगा। अब हमारे पास आती है, अगर मान ले कि हमें बल निकालना है, द्रव्यमान अगुणे त्वरण, बल का यही ना होता है, द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण, तो बल आप पढ़े हैं कि बल वह बाह्य कारक है जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन होने की चेष्टा रखता है। बल वह बाह्य कारक है, बाहर से लगाते हैं, बल वह बाह्य कारक है जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन होने की चेष्टा रखता है। तो इस कंडीशन में बल का मात्रक देखिए, बल हमारा जो है यानी द्रव्यमान का, इसका मात्रक अगर लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम, लेकिन त्वरण के मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? यानी द्रव्यमान का यानी बल का हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेकिन अगर डायमेंशन की बात आती है, विमीय सूत्र की बात आती है, तो देखिए बल की बीमा, द्रव्यमान की बीमा m, और त्वरण की बीमा, देखिए त्वरण की बीमा ऐसे लीजिए एल सी पर -2, तो ये बन जाएगा एम एल टी पर -2, यही हो ना। अब हमारा वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकालना, बल मिल गया, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र देखिए, वैद्युत क्षेत्र के निकालना है, E बराबर F बाई क्या होता है? Q। अब यहाँ पर Q की बात आती है, तो भैया Q की बीमा कैसे निकालेंगे? तो देखिए पढ़े हैं, धारा बराबर आवेश, ओके, इसको मिलाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, धारा यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। अच्छा, किसी चालक में आवेश बहता है ना, फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होता है, यानी चार्ज फ्लो होगा, आवेश प्रवाह होगा, तो हम लिख सकते हैं आवेश प्रवाह। क्या लिखेंगे? और बटे को क्या बोलते हैं? बटे को क्या कहते हैं? समय को। और बराबर को क्या बोलते हैं? अगर आपको विद्युत धारा की डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, अगर कोई चालक है और उसमें आवेश फ्लो हो रहा है, करंट माने चाहते हैं आवेश फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। लेकिन आइए यहाँ पर देखें, I बराबर विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से, समय को T से, लेकिन हमें Q बराबर I इंटू T बीमा निकालना है, आवेश की बीमा निकालना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका A से दर्शाते हैं, और टाइम का T, यानी ये बन गया आवेश की बीमा A और T। कोई समस्या है? यानी इस हिसाब से आवेश की बीमा बन गया AT। आवेश की क्या मात्रक बीमा हुआ? AT। अब हम यहां से निकालेंगे, जैसे वैद्युत बल की बीमा क्या मिला? वैद्युत बल की बीमा देखिए, ये बल की बीमा M L T पर -2, और आवेश की बीमा क्या बना? वहां देखिए AT, यानी बल की बीमा देखो MLT पर, ये बल के निकाला गया है, MLT पर -2, और आवेश की बीमा AT निकाला गया है। इस हिसाब से आप देखिए ML, और देखिए यहाँ पर T है ना, ये T नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 यहाँ पर है, फिर नीचे से देखो -2 और नीचे से ऊपर जाए तो -1, -3 हो जाएगा T पर -3, और A पर 1 छिपा है, ऊपर जाते A पर -1। ये हमारा मिला किसका? वैद्युत क्षेत्र की बीमा मिला। मिला कि नहीं मिला? अब सारे बीमा को हटाइए, ये किसका मिला? वैद्युत क्षेत्र का। अब हमारा वैद्युत क्षेत्र की बीमा मिल गई, और हमको निकालना क्या है? वैद्युत फ्लक्स का, ये निकालना है ना, वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या निकालेंगे, यानी इसका बीमा निकालना चाहते हैं तो फाई E इक्वल टू, देखिए E की बीमा, वैद्युत क्षेत्र बीमा MLT पर -3 और A पर -1, और फिर एरिया की बीमा L पर 2 है कि नहीं? तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की बीमा यहां से लिख लिए, देखिए यहां से वैद्युत क्षेत्र की बीमा MLT पर -3, A पर -1, क्या लिखे, और फिर एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका बीमा। अब हमारे पास क्या बचा? L पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी L है ना, तो L पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो L पर कितना आ जाएगा? 3, और T पर -3 ना, और A पर -1। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो गई। अरे वैद्युत फ्लक्स, सॉरी, वैद्युत फ्लक्स का ये बीमा मिल गया, वैद्युत फ्लक्स का ये मात्रक या ये मात्रक। कोई समस्या है? तो ये वैद्युत फ्लक्स इस तरह से अगर हमें पेपर में आता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ये सारे को मिटाइए, ये हम लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। यदि आपको पेपर में उठाता है तो आप बोलेंगे कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई E से प्रदर्शित करते हैं, और फाई E बराबर वेक्टर E इंटू डी। कोई दिक्कत है? यानी आप फिगर, जैसे अगर फिगर मान ले कि कोई देखने बोलता है कि कोई पृष्ठ है और कोई पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है ना जी, और वेक्टर E से माने वेक्टर DA से थीटा कोण पर गुजर रही है। वेक्टर DA से किसको गुजर रही है? थीटा कोण पर। तो हम लिख सकते हैं कि फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू DA। कोई दिक्कत? नहीं, DA नहीं लिखेंगे, अब समाकलन करते तो हम DA लेते हैं, डायरेक्ट पूरे एरिया ले रहे हैं, डायरेक्ट ये डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि छोटा सा हिस्सा लेकर, जैसे आप यहां से d फाई E बराबर आप वेक्टर E इंटू DA लेते हैं, ऐसे लेते हैं इस तरह से, और d फाई E ये लेते हैं। अब इस कंडीशन में आप समाकलन करते हैं, d फाई E बराबर समाकलन दिखा देंगे, ये बंद समाकलन है तो हम ऐसे दिखा देते हैं बंद समाकलन, और वेक्टर E इंटू DA करते हैं, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं कि देखिए समाकलन पड़े हैं, dx को हम x लिखते हैं, मैंने इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, माने इंटीग्रल में समाकलन होता है, तो यानी x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x लिखेंगे। अगर dt होता तो t के सापेक्ष समाकलन 1 1 छिपा है तो 1 का इसका t हो जाएगा। अगर dp होगा, यहाँ 1 छिपा है तो p का समाकलन यानी dp का समाकलन t हो जाएगा। अगर dq है तो इसका समाकलन q। उसी प्रकार से माने हम लिख सकते हैं इसको कि d फाई E समाकलन है, तो हम इसको फाई क्या लिखेंगे? फाई E लिखेंगे। कोई समस्या है? और E तो देखिए ये पहले लिख देंगे, बंद समाकलन वेक्टर E इंटू DA cos थीटा। कोई समस्या है?
और ई निकल जाएगा। हम एरिया को नहीं, छोटा सा एरिया लिया गया इतना सा, और पूरे एरिया के लिए हमारा ए निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा ई निकाल देंगे और कास थीटा निकाल देंगे और वन समाकलन डी ए हो जाएगा। तो वन समाकलन डी ए होगा, तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई कास थीटा और डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। जिस तरह से हम dp को p लिखते हैं तो dA के a लिख देंगे, क्योंकि a के सापेक्ष एरिया के सापेक्ष किया जा रहा है समाकलन, तो यही a लिख देंगे। वही फाई e इक्वल टू क्या मिला, e इंटू a cos थीटा। तो हमने डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पेपर में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं चाहेंगे तो। नंबर के हिसाब से करते हैं, मान लीजिए ज्यादा नंबर का दिया है, 5 नंबर का दिया तो पूरा विस्तार करिए, 3 नंबर का दिया 2 नंबर का दिया तो उसके कम से करिए, शॉर्टकट में करिए, ये चीज हो सकती है। अब आपके पास देखिए ये तो वैद्युत फलक हो गया, अब गॉस का प्रमेय क्या है, तो आइए गॉस का प्रमेय। ये गॉस का प्रमेय क्या है, तो गॉस ने बताया था किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई वैद्युत क्षेत्र है और किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, सामान्य नियम पढ़े हैं। लेकिन गॉस ने अलग तरीका से डिफिनेशन दिया। क्या दिया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उन्हें क्या कहा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी बोला किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, संपूर्ण वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के, कुल आवेश Q ले लीजिए, कुल आवेश Q के 1/ε0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कहीं इप्सिलॉन लिखता है और कहीं एप्सिलॉन लिखता है, चलिए इप्सिलॉन लिखते हैं, इप्सिलॉन नॉट, कहीं इप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, तो इप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। कोई दिक्कत है, अर्थात हम बोल सकते हैं यानी फाई ई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका है फाई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, या उसने ये भी दिखा है फाई ई बराबर बंद समाकलन, अभी पीछे पड़े हैं, बंद समाकलन वेक्टर E इंटू डी ए इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस का नियम है, यानी बोल सकते हैं ये गॉस का नियम है। किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है जी, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फलक, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक इस पृष्ठ पर जितना आवेश होगा, जितना जुड़ा होगा, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। कोई दिक्कत है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी फाई ई इक्वल टू Q गुणे 1/ε0, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। कोई दिक्कत है। अब आइए इस गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करेंगे। मैंने गॉस के, तो गॉस के प्रमेय है, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति,
गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। देखो टेंशन मत लेना, एकदम फ्री माइंड से सोचो, एकदम आएगा, एकदम इजी। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। जैसे आपने कोई पृष्ठ ले लिया, कोई भी ऐसा अनियमित आकार का पृष्ठ ले लिया है ना, उसके भीतर कोई प्लस के आवेश ले लिया जी, कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के भीतर या बाहर भी ले सकते हैं, बंद पृष्ठ के भीतर कोई एक आवेश ले लिया, तो माना कि इस आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर लिया और इससे r दूरी पर हमने एक पृष्ठ मैंने यहाँ पर पृष्ठ ले लिया, r दूरी पर कोई बिंदु p लिया बाहर इसके पृष्ठ पर, इस बंद पृष्ठ के मैंने यहाँ से दूरी r है और इस पृष्ठ पर यानी कोई बिंदु p लिया और इस बिंदु p पर एक लघु अवयव खंड p मैंने p मान लिया, मैंने क्या मान लिया यानी बिंदु p मान लिया। इस लघु अवयव खंड पर इसको पृष्ठ जैसे माना है, इसे देखिए एक हमने बिंदु p लिया, क्या लिखेंगे, माना कि प्लस का आवेश, माना कि प्लस क्यू आवेश है ना, माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर लिया गया है, ठीक है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और यह P कहाँ है, इस पृष्ठ पर है, कोई बिंदु P है जो r दूरी पर है ना, r दूरी पर कोई बिंदु P लिया जो पृष्ठ पर स्थित है, जो पृष्ठ पर स्थित है, कोई दिक्कत है। अब देखो इस बिंदु P पर एक लघु अवयव खंड DA लिया, इस बिंदु P पर एक लघु अवयव मतलब खंड DA लिया, DA हमेशा पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर DA लिया जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है ना, तो पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, तो यहां पर देखिए यहां पर पृष्ठ ऐसे होगा DA, अब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा ना, वेक्टर E इस दिशा में होगा, यानी इस बिंदु P से देखिए ये DA और वेक्टर DA और E के बीच में क्या कोण है, थीटा मान लेते हैं, क्या है E और DA के बीच में क्या मान ले, कोण थीटा मान ले, तब लिखेंगे बाहर की ओर है, तब DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब छोटा सा अवयव है, छोटा सा हिस्सा है, तो वहां से वैद्युत फ्लक्स छोटा ही होगा ना, तो क्या लिखेंगे d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू DA, पढ़े हैं d फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू DA, कोई दिक्कत है। अब हम DA की चीज हटाएंगे वेक्टर, तो E इंटू DA वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में, तो ये DA से होकर गुजरना होगा, तब पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरना होगा, क्या करना है, समाकलन करना, अतः संपूर्ण पृष्ठ, चूंकि नहीं यहां पर रुक जाओ, यहां पर अभी एक लाइन लिखो, चूंकि आप पढ़े हैं एकल बिंदु आवेश
के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़े हैं। तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपन में आज इसका पढ़े हैं। यानी आप पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में एकल बिंदु आवेश के कारण, मान लें कि कोई प्लस Q आवेश है और यह से इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया था, यानी 1/4πε0 के यदि यह आवेश कोई परावैद्युत माध्यम K में रखा गया हो, परतांक जहां पर K हो, तो Q अपन में r² यही निकाला गया था। ये है क्या है, एकल बिंदु आवेश के कारण किस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि आवेश यहाँ Q है और दूरी r से अगर तीव्रता निकालना है, यहाँ पर तीव्रता कितना होगी, तो सूत्र होता है 1/4πε0 K Q अपन में r² होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक देखिए एक बिंदु आवेश के कारण, माने एकल लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एकल या एक भी लिख सकते हैं, एकल बिंदु आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पर इस आवेश के कारण r दूरी पर है तो P पर वैद्युत क्षेत्र, जबकि ये हम मिला देंगे जो dw कोण d ओमेगा बनाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां से E का मान रखेंगे, d फाई E, देखिए d फाई E बराबर E के जगह पे मान रखें 1/4πε0 और Q अपन में r² इंटू DA cos थीटा। कोई दिक्कत है, DA cos थीटा आ रहा है समझ। अब चलिए पूरे, जैसे एक लघु अवयव DA के लिए है तो पूरे हम पृष्ठ में निकालेंगे, तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक समाकलन करेंगे d फाई E बराबर क्या लेंगे, इधर ये d फाई E बराबर समाकलन लगाएंगे 1 अपन में, इधर भी समाकलन लगाएंगे 1 अपन में 4πε0 Q अपन में r² इंटू DA cos थीटा। कोई दिक्कत है। और ये हम देखें DA के सापेक्ष करेंगे तो इसको कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, देखिए d फाई को फाई लिखेंगे, फाई E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में r² है कि नहीं, और यहां पर हम लिख सकते हैं DA cos थीटा है कि नहीं। कोई समस्या है, लेकिन ये बंद समाकलन पूरी क्रियाकृति है तो हम बंद समाकलन इधर दिखा सकते हैं, यहाँ पर बंद समाकलन दिखा देंगे। कोई समस्या है आ रहा समझ। अब हम यहां पर देखिए, कहने का मतलब है कि हम 1/4πε0 Q अपन में, ये r को अंदर लेके जाओ, r को अंदर ही रहने दो, बल्कि Q निकाल दो और r² कर लो, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बंद समाकलन पूरे एरिया को लिख सकते हैं d ओमेगा। ये घनकोण है, ये पूरे घनकोण d ओमेगा को पूरे लिखेंगे, यानी ये पूरा होता है d ओमेगा, ये घनकोण। तो यहां से d ओमेगा लिखेंगे और d ओमेगा का मान होता है 4π, पूरे पृष्ठ का मिलेगा 4π, यानी 1/4πε0 Q और इसका मिल जाएगा 4π, है कि नहीं। कोई समस्या है। अरे हम देखें गोला, अगर गोला होता है, देखिए गोला होता
तो एरिया होता है तो गोला का ए हो जाता है, ए का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप बटे में क्या है? आर स्क्वायर। हाई का स्क्वायर तो पूरा एंगल बना लेगा ना, पूरा एक बना लेगा। तो यानी कहने का मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो अगर मान लीजिए एकदम ये गोला होता है, एकदम गोल होता तो ये जो होता है देखिए ये गोल होता है, एकदम पृष्ठ गोल होता तो डीए इसी दिशा में और ई भी इसी दिशा में, तो इसका cos थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा का मान cos 0 हो जाता है, cos 0 का मान 1 हो जाता है। यानी हमारा हो जाता डीए अपन में आर स्क्वायर, और पूरे हम डीए को लिख सकते हैं। देखिए ये अगर हम आर कॉमन भी कर सकते थे तो डीए को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि डी ओमेगा को हम क्या लिखेंगे? 4 पाई। कोई समस्या है आ रहा समझ? यानी अब देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या मिला? फाई ई इक्वल टू, यानी फाई ई इक्वल टू क्यू और अपन में एप्सिलॉन नॉट। यानी हम कह सकते हैं, देखिए यहां से, यानी ये लिख सकते हैं, देखिए यहां से समाकलन दिखाएंगे तो यहां से दिखा सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू समाकलन बंद समाकलन वेक्टर ई इनटू डी ए बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस के नियम का उत्पत्ति है। कोई समस्या है? गॉस के नियम की उत्पत्ति मैंने क्या किया गया, देखिए टेंशन ले लेगा। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आप एक अनियमित आकर के कैसे भी ले लीजिए, पृष्ठ ले लीजिए और क्या लिखे? माना कि प्लस की आवेश, माना कि प्लस का आवेश लिया गया है, प्लस का आवेश लिया गया है, बिंदु O पर स्थित है। माना कि प्लस का आवेश बिंदु O पर लिया गया है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, देख रहा है ना? P है जो पृष्ठ पर स्थित है। इस पृष्ठ बिंदु, देखिए इस बिंदु P पर एक लघु अवयवखंड, छोटा सा लघु अवयवखंड DA ले गया, और लघु अवयवखंड DA हमेशा पृष्ठ के लंबवत क्या होता है? अब पृष्ठ ऐसा है ना, यहाँ पर पृष्ठ ऐसा है तो डीए ऐसा होगा कि नहीं होगा? और आवेश तो इस दिशा में होगा ना, तो हमेशा देखिए लघु अवयवखंड डीए लिया गया है जो पृष्ठ के लंबवत क्या होता है? बाहर की ओर। तब डीए से होकर, माने लघु अवयवखंड डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। तो छोटा सा देखिए डीए से अगर सूक्ष्म अवयव है, डीए बहुत छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। डी फाई इक्वल टू वेक्टर इनटू डीए, वेक्टर हटाकर आप चाहेंगे तो ई इनटू डीए cos थीटा लिख देंगे क्योंकि पूरे एंगल थीटा बना रहा है। अब आप चूंकि जानते हैं कि ई का मान रख दीजिए, एकल बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत आवेश यहाँ है और बिंदु P है, बीच की दूरी r है, तो आप लिख सकते हैं वैद्युत तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में r स्क्वायर। यहाँ से आप यहाँ मान पुट अप कर लीजिए, यानी देखिए ये उतारा गया है, ये इसके जगह पर ये उतारा गया है, ये वाला, और डीए cos थीटा, कोई दिक्कत है? अब ये बिंदु P से लिया गया है तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरना होता है। क्या करते थे? समाकलन कर देते हैं। तो बंद समाकलन d फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं कि अगर dx होगा तो x होगा, dp होगा तो p होगा, इसलिए d फाई e होगा तो फाई e होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर e किस दर्शाते हैं? तो ये वैद्युत फ्लक्स है, और अगर वही फाई b दर्शाते हैं तो ये चुंबकीय फ्लक्स है। b दर्शाएगा b, तो आगे पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, इसको बोलते हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यानी चुंबकीय फ्लक्स है और यहाँ वैद्युत फ्लक्स है, इसलिए यहाँ पर अब फाई देखो, फाई ई की जगह पर देखो यहाँ पर फाई ई बराबर ईए cos थीटा होता है, लेकिन अगर वही फाई बी हो जाएगा तो बीए cos थीटा होगा। क्या होगा? बीए cos थीटा। यहाँ पर देखो फाई ई रहेगा तो ईए cos थीटा, अब फाई बी रहेगा तो बीए cos थीटा। तो ये हम ये इसलिए दर्शाते हैं कि वैद्युत फ्लक्स है, कोई दिक्कत है? ये वैद्युत से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दर्शाते हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसलिए बी से दर्शाते हैं। कोई समस्या? अब बात आती है कि यहाँ से डी फाई ई की जगह फाई लिख सकते हैं, और समाकलन ये देखो, ये चाहेंगे तो ये पूरा हम कामन कर सकते हैं, बस इतना कम लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये बटे में इसको रहने दीजिए, और पूरे डी ए फाई cos थीटा को cos थीटा अगर पृष्ठ एकदम गोल होगा तो ये हमेशा थीटा बराबर 0, इसलिए हम लिख सकते हैं cos 0 का मान 1, तो डी ए अपन में r स्क्वायर का बंद समाकलन का होता है d ओमेगा, और d ओमेगा लिख सकते हैं 4 पाई।
चूंकि दिखा देंगे कि बंद समाकलन डी ओमेगा का मान होता है क्या 4 पाई। अब 4 पाई यानी इस कंडीशन के हिसाब से हम यानी एक प्रकार कह सकते हैं ना कि पूरा घूमेगा ना, ये जैसे ये डी ओमेगा है, समझ रहे हैं ना, ये डी ओमेगा है, अब पूरा घूमेगा जैसे गोले के पृष्ठ से ऐसे घूमेगा तो 4 पाई के एंगल पे घूमेगा, है ना। एक वृत्त में घूमता है, देखिए एक अगर सर्किल होता है, रेखा में होता है वृत्त में, तो पूरा वृत्त में घूमता तो 2 पाई घूमता, 2 पाई माने 360 घूमता। लेकिन ये गोले के अंतर्गत घूम रहा है, पूरा एंगल कोणीय वेग बना रहा है, तो कोणीय वेग घूमता है तो 4 पाई वेग बनाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कोणीय है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं, माने ये घन कोण है और ये समतल में खींचा गया ये रेखीय कोण होता है, रेखीय कोण है समतल में, और ये ठोस में सॉलिड में होता है घन कोण, इसको घन कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत है, डी ओमेगा घन कोण से दर्शाते हैं, घन कोण। तो अब आइए घन कोण इस हिसाब से, और फिजिक्स में बोलते हैं ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं, फिजिक्स में ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं। और यहाँ पे घन कोण का प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे Q और ये डी ओमेगा 4 पाई से 4 पाई कट गया, Q अपने में संगत, यही हमारा गॉस का प्रमेय है। और पीछे हम पढ़े ये सा और ये बराबर ये। कोई समस्या है? तो इस हिसाब से आपका गॉस का प्रमेय।